यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मुंबई की रफ्तार थम गई थी। 12 मार्च 1993, शुक्रवार का दिन। आम दिनों की तरह मुंबई की गलियों में चहल पहल थी। दफ्तर खुल चुके थे, ट्रेनें दौड़ रही थीं, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को क्या पता था कि दोपहर होते होते ये शहर चीखों से भर जाएगा। दक्षिण मुंबई की दलाल स्ट्रीट हमेशा की तरह एक्टिव थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 29 मंजिला इमारत में 4000 से ज्यादा लोग ट्रेडिंग रिंग में मौजूद थे। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिकी थी। कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन नीचे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1:30 बजने का इशारा दिया, एक ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने हर तरफ सन्नाटा फैला दिया। बीएसआई की बेसमेंट में खड़ी एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक था कि पूरी इमारत कांप उठी। आसमान काले धुएं से भर गया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही अफरा तफरी मच गई। जब धुआं हटा तो जमीन पर खून से सनी लाशें, जले हुए लोग, टूटे कांच और इमारत के हिस्से बिखरे पड़े थे। एक झटके में 84 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 217 लोग जख्मी हो चुके थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ 47 मिनट बाद मुंबई की भीड़भाड़ वाली जगह कथा बाजार में खड़े एक स्कूटर में तेज धमाका हुआ। धमाकों के पीछे कोई बड़ी साजिश है, भीड़ में खड़े एक शख्स ने सहमे हुए कहा। इस धमाके में 5 लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए। इसके बाद तो जैसे वक्त के साथ मौत भी चल पड़ी। 2:30 पर शिवसेना भवन के पास लकी पेट्रोल पंप पर तीसरा धमाका हुआ। 4 लोग मारे गए और कई जख्मी। किस्मत से शिवसेना भवन बच गया, लेकिन बम का निशाना साफ था। 3 मिनट के अंदर यानी 2:33 पर एयर इंडिया की बिल्डिंग के सामने एक और कार बम फटा। भगवान के लिए कोई कुछ करे। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे, संभल नहीं पा रहे थे। इस चौथे धमाके ने 20 जिंदगियों को लील लिया और 85 से ज्यादा लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। पूरा शहर जैसे थर्रा गया था। मुंबई जो कभी नहीं रुकती, उस दिन ठहर गई थी। हर कोई यही सोच रहा था, यह हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और कौन है जो इतने बेगुनाहों को निशाना बना रहा है। मुंबई की दोपहर धीरे धीरे खून और दहशत के रंग में रंगती जा रही थी। हर कोई यही सोच रहा था, क्या अब और धमाके होंगे। लेकिन यह सवाल खत्म होने से पहले ही दोपहर के 2:04 पर 2 और जोरदार धमाके हो गए। एक तरफ माहिम की मछुआरा कॉलोनी और दूसरी तरफ वर्ली का सेंचुरी बाजार। दोनों जगह एक साथ धमाके हुए। माहिम की गलियों में भगदड़ मच गई, सड़कें खून से लाल हो गईं। भागो, फिर से धमाका हो गया। लोग चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। लेकिन असली तबाही तो वर्ली के सेंचुरी बाजार में हुई। यह अब तक का सबसे खतरनाक धमाका साबित हुआ। पासपोर्ट ऑफिस के पास से एक लोकल बस निकल रही थी, यात्रियों से ठसाठस भरी हुई। बस जैसे ही आगे बढ़ी, रास्ते में एक लावारिस जीप खड़ी दिखी। किसी को शक नहीं हुआ, पर जैसे ही बस उस जीप के पास पहुंची, धड़ाम, जमीन हिल गई। जीप में इतना जोरदार धमाका हुआ कि पूरी बस हवा में उछल गई जैसे कोई गेंद हो। बस उड़ गई, लोग उड़ गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सड़क पर गहरे गड्ढे बन गए। बस के अंदर बैठे सभी लोग मौके पर ही मारे गए। धमाका इतना भयानक था कि कई शवों की पहचान तक मुमकिन नहीं थी। सिर्फ इस एक धमाके में 113 मासूमों की जान चली गई और 227 लोग जख्मी हो गए। अब तक महज 1 से 1.5 घंटे के अंदर मुंबई में 6 बड़े धमाके हो चुके थे। हर तरफ चीख पुकार, सायरनों की आवाजें और लोगों की दहशत भरी निगाहें दिखाई दे रही थीं। जहां जहां धमाके हुए थे, वहां सिर्फ मलबा, खून, जले हुए शरीर और बिखरी हुई चीजें थीं। पुलिस और प्रशासन के लिए यह सब कुछ किसी बुरे सपने से कम नहीं था। हमें समझ नहीं आ रहा, यह सब कौन कर रहा है, एक अधिकारी ने कहा। हम जब एक जगह पहुंचते हैं, दूसरी जगह धमाका हो जाता है। यह कोई आम हमला नहीं है, यह एक पूरी साजिश है। मुंबई पुलिस हर तरफ दौड़ रही थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था, क्योंकि हमलावर सामने नहीं थे, वो कहीं छिपे हुए थे। हमला खुलकर नहीं किया जा रहा था, यह रिमोट कंट्रोल्ड टेरर था। पूरा शहर जैसे बर्फ बन गया था, जैसे किसी ने मुंबई की धड़कन को रोक दिया हो। बॉम्बे अब वो शहर नहीं रह गया था जो कुछ घंटे पहले तक अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता था। जहां लोग दफ्तरों में मीटिंग्स ले रहे थे, शेयर खरीद बेच रहे थे, दुकानें सजा रहे थे, अब वही लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, छुप रहे थे, चीख रहे थे। दोपहर के 3:05 हुए ही थे कि शहर के सबसे मशहूर हीरा बाजार, जावेरी मार्केट में 7वां धमाका हो गया।
जो इलाका कुछ देर पहले तक चमकता था, जहां की दुकानों में करोड़ों के जेवर बिकते थे, वो अब काले धुएं और टूटी दुकानों से ढका हुआ था। अरे भागो, बम फटा है, किसी ने भी चिल्लाया और फिर भगदड़ मच गई। इस धमाके में 17 मासूम लोगों की जान चली गई और 60 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोग अभी सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि ठीक 5 मिनट बाद फिर एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार निशाना बना बांद्रा का 5 स्टार होटल सी रॉक। एक सूटकेस में छिपाए गए एक्सप्लोसिव ने पूरी लॉबी को हिला दिया। खिड़कियां चकनाचूर, दरवाजे उखड़े हुए, लोग जमीन पर गिरे, सहमे हुए। क्या अब और धमाके होंगे? यह सवाल अब हर एक इंसान की आंखों में था। हालांकि इस धमाके में कोई जान नहीं गई, लेकिन डर ने सबको अंदर से तोड़ दिया था। किसी का मोबाइल टूटा था, किसी की चप्पलें तक पीछे छूट गई थी और किसी की आवाज ही नहीं निकल रही थी। लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ ही मिनट बाद प्लाजा सिनेमा की पार्किंग में 8वां धमाका हुआ। इसके बाद जुहू के होटल सेंटर में 9वां, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर 10वां और फिर एयरपोर्ट के पास सेंटूर होटल के नजदीक 11वां और 12वां धमाका हुआ। 12 धमाके सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट के अंदर। यह वो हमला था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। घड़ी की सुई जब दोपहर के 3:04 पर पहुंची, तब जाकर यह नरसंहार रुका। इस सीरियल ब्लास्ट में कुल 257 मासूम लोग मारे गए। 713 लोग बुरी तरह घायल हुए। सपनों की नगरी को किसी ने सपनों से बाहर धकेल दिया था, एक खौफनाक हकीकत में। इतनी बड़ी साजिश, इतनी ठंडे दिमाग से आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? मुंबई पुलिस के अफसरों के चेहरों पर थकान नहीं, बेचैनी थी। अब सवाल उठने लगे थे, इस सब के पीछे कौन था? इतने सारे धमाके एक साथ, क्या यह किसी एक आदमी का काम था? इतनी सटीक प्लानिंग कैसे की गई? 12 मार्च 1993 के इन धमाकों ने भारत के इतिहास में आतंक की सबसे बड़ी कहानी लिख दी। एक ऐसी कहानी जिसे आज भी सुनते ही रूह कांप जाती है। धमाकों का शोर अब थम चुका था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे मुंबई अपनी ही आवाज से डर गई हो। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी की कलाई से चूड़ियां टूट गईं, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, तो किसी ने पूरे परिवार को। इसी बर्बादी के बीच अब सवाल उठने लगे थे, आखिर ऐसा कौन है जो इस तबाही का मास्टरमाइंड है? कौन लोग हैं जो बॉम्बे की रगों में जहर घोल गए? और तभी एक बड़ा नाम सामने आने लगा। संजय दत्त, बॉलीवुड का स्टार, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन। लेकिन अब देश के सामने सवाल खड़ा था, क्या वो सिर्फ एक स्टार था या किसी साजिश का हिस्सा? आरोप थे कि उसने अवैध हथियार रखे। यह भी कहा गया कि उसने दाऊद इब्राहिम के गिरोह और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मिले लोगों से संपर्क रखा। और यही नहीं, अपने परिवार तक को एक शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल किया। देश में हड़कंप मच गया। क्या बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता वाकई इतना गहरा है? लोगों के जहन में अब सवालों का तूफान था। धमाकों की जांच के लिए सरकार ने मुंबई को 4 रीजन और 10 जोन में बांट दिया। हर रीजन की कमान एक DIG रैंक के अफसर को सौंपी गई, लेकिन असली जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी वो थे DCP राकेश मारिया, अरूप पटनायक और कमिश्नर AS सामरा। इन अफसरों ने जांच की कमान संभाली और तय किया, अब एक भी सुराग नहीं बचेगा। पुलिस ने लोगों से अपील की, अगर कोई भी लावारिस गाड़ी दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। और इसी अपील का असर दिखा 14 मार्च को। दादर में एक लावारिस स्कूटर की सूचना मिलती है। एंटी बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचती है, स्कूटर की डिक्की खोलती है और सभी की सांसें थम जाती हैं। 12 किलो RDX, यही वही विस्फोटक था जिससे 12 मार्च को धमाके होने थे। लेकिन किसी गड़बड़ी की वजह से यह बच गया। यह स्कूटर बिना नंबर प्लेट का था, मतलब सीधा सीधा साजिश। लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद पुलिस को वर्ली इलाके में एक लावारिस गाड़ी और मिलती है। इस बार गाड़ी पर नंबर प्लेट थी। पुलिस ने तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करवाया। गाड़ी रुबीना मेमन के नाम पर रजिस्टर्ड निकली, जो माहिम के अल हुसैनी बिल्डिंग में रहती थी। पुलिस तुरंत वहां पहुंची, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। यह घर रुबीना के ब्रदर इन लॉ का था, इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रज्जाक मेमन, जिसे पूरी दुनिया टाइगर मेमन के नाम से जानती थी। एक इंटरनेशनल स्मगलर और अब सीरियल ब्लास्ट्स का मुख्य साजिशकर्ता। जैसे ही पता चला कि धमाकों के ठीक बाद पूरा मेमन परिवार
मुंबई से लापता हो गया और उनकी गाड़ियों से हथियार और बारूद मिले। पुलिस की आंखें फड़क उठी। अब कोई शक नहीं रहा। 12 मार्च 1993 को बॉम्बे में जो हुआ उसकी स्क्रिप्ट कहीं बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। बस किरदार सामने आने बाकी थे। जैसे ही पुलिस को मेमन परिवार पर शक पुख्ता हुआ, उन्होंने ज्यादा देर नहीं की। घर के बाहर लटका ताला अब रुकावट नहीं था। दरवाजा तोड़ा गया। घर के अंदर हर कोना खंगाला जाने लगा। दीवारों के पीछे, अलमारियों के नीचे तकिए तक उधेड़े गए और तभी एक छोटा सा सुराग, कुछ चाबियां मिली। एक चाबी पर पुलिस की नजर टिक गई। यह स्कूटर की लगती है। अफसर ने फौरन अंदाजा लगाया, कहीं ये वही लावारिस स्कूटर तो नहीं जो दादर में मिला था। जैसे ही चाबी को उस स्कूटर में लगाया गया, क्लिक, स्कूटर स्टार्ट हो गया। अब शक नहीं रहा, यह ब्लास्ट मेमन फैमिली की ही साजिश थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रेड में पुलिस को एक और चीज मिली, एक कार्टन जिस पर साफ लिखा था नोबल इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान। यह वही कंपनी थी जो एक्सप्लोसिव्स बनाती थी। अब कड़ियां जुड़ने लगी। मुंबई की तबाही में सिर्फ लोकल गैंगस्टर्स नहीं, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल मदद भी शामिल थी। आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था। साजिश सिर्फ मुंबई या भारत की नहीं थी, ये एक ट्रांसनेशनल टेरर नेटवर्क की प्लानिंग थी। और अब इस साजिश की परतें खुलनी शुरू हो गई थी। पुलिस ने अपना फोकस अब टाइगर मेमन और उसके करीबियों पर शिफ्ट किया। 14 मार्च को एक बड़ा नाम हाथ लगा, अजगर मुकद्दम, टाइगर मेमन का मैनेजर। उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए जैसे खजाना मिलने जैसा था। पूछताछ शुरू हुई और जब सख्ती बढ़ी, अजगर टूट गया। सर, प्लाजा थिएटर में जो धमाका हुआ था वो मैंने लगाया था, शहनवाज कुरैशी के साथ। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अजगर ने एक एक नाम उगल दिया। टाइगर मेमन, जावेद चिकना, शोएब गंजर, परवेज शेख, अनवर थेबा, मुश्ताक रानी। और बताया कि 12 मार्च को सी रॉक होटल, जुहू सेंटर और एयरपोर्ट में बम लगाने वह खुद गया था। अब पुलिस के पास न सिर्फ नाम थे, बल्कि लोकेशन, टाइमलाइन और पूरी प्लानिंग का खाका था। इसी दौरान पुलिस के हाथ एक और नाम लगा, बादशाह खान, असली नाम जान खान उस्मान खान। एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही थीं और मुंबई पुलिस अब सीरियल ब्लास्ट की मेन स्क्रिप्ट तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, बादशाह खान की जुबान से वो सच्चाई निकली जिसने मुंबई पुलिस को चौंका कर रख दिया। मैं शुरू से इस प्लान में शामिल था। मुझे पाकिस्तान भेजा गया था, वहीं आरडीएक्स संभालना और बॉम्ब बनाना सिखाया गया। उसकी बातें अब सिर्फ कन्फेशन नहीं, एक इंटरनेशनल षड्यंत्र की पोल खोल रही थी। दिसंबर 1992 के आखिरी दिनों में टाइगर मेमन ने बिग स्प्लैश होटल में एक गुप्त मीटिंग रखी थी। यहीं पहली बार इस हमले की रूपरेखा तैयार की गई थी। बादशाह खान ने बताया कि सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने से पहले 12 से भी ज्यादा जगहों की रेकी की गई थी। वो खुद 6 बार अलग अलग लोकेशंस पर घूम चुका था। बॉम्ब्स को ऑल हुसैनी बिल्डिंग में टाइगर मेमन के फ्लैट पर असेंबल किया गया था और धमाकों वाले दिन उसे ग्रेनेड अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इधर पुलिस की एक दूसरी टीम शहर में छिपे हर सुराग की पड़ताल कर रही थी। 23 मार्च को पुलिस को जावेरी बाजार के पास शेख मेमन स्ट्रीट में कुछ लावारिस सूटकेस मिले, जिन्हें खोलते ही सबके होश उड़ गए। 12 AK-56 राइफल्स, 195 हैंड ग्रेनेड्स और कई 9 mm पिस्टल्स। पुलिस को अंदेशा हो गया था कि कुछ और भी छुपा हुआ है। 3 दिन बाद मुंब्रा के एक मकान से आरडीएक्स से भरे बैग्स मिले, कुल वजन 1500 किलो। और फिर नगला बंदर से भी 2000 किलो आरडीएक्स की बोरियां बरामद हुई। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अगर ये सारे आरडीएक्स एक साथ ब्लास्ट हो जाते तो जो तबाही होती वो 12 मार्च के धमाकों से कहीं बड़ी होती। साहब, अब तक जांच में साफ हो गया था, पाकिस्तान और आईएसआई ने इस हमले की साजिश में खुले तौर पर भूमिका निभाई थी। लेकिन अब सवाल था, इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स मुंबई तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब पाने के लिए पुलिस ने कस्टम विभाग के कई अफसरों से पूछताछ शुरू की। उधर एक और गिरफ्तारी हुई, इब्राहिम उर्फ बाबा मसा चौहान। बाबा मसा ने कबूल किया, मैंने आरडीएक्स और हथियारों का वितरण किया, पर मैं अकेला नहीं था। उसने जिन नामों की लिस्ट दी वो भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर नेटवर्क की ओर इशारा कर रही थी। टाइगर मेमन, दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, अब्बू सलीम। और सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं, 2 नाम और सामने आए, फिल्म प्रोड्यूसर्स, समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला।
जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तो जवाब कुछ ऐसा था जो पुलिस को भी चुप कर गया। आप लोग हमें पकड़ते हो, पर बड़े लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? पुलिस अफसर ने पूछा। कौन बड़े लोग? और फिर वो नाम आया जिसने सबको झकझोर दिया, संजू बाबा, संजय दत्त। पुलिस को अब पक्का यकीन हो गया था कि बात उसी इंसान की हो रही है जिसका नाम लेने से लोग भी कतराते थे। फिर भी पुलिस ने कंफर्म करने के लिए सवाल किया, कौन संजू? उन दोनों ने बिना झिझक कहा, बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त। जैसे ही यह नाम सामने आया, पूरे देश में मानो बम फट गया। न्यूज चैनलों से लेकर अखबारों तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था, क्या संजय दत्त भी इस ब्लास्ट कांड में शामिल हैं? Has largely centered around only one accused, संजय दत्त। उस वक्त संजय दत्त मॉरिशस में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और जैसे ही इस जांच की खबर वहां तक पहुंची, उन्होंने और उनके पिता सुनील दत्त ने मुंबई पुलिस को यह भरोसा दिया कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं और हर तरह से जांच में सहयोग देंगे। 19 अप्रैल को जैसे ही संजय भारत लौटे, मुंबई एयरपोर्ट से ही उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ की जिम्मेदारी खुद डीसीपी राकेश मारिया ने उठाई। शुरुआत में संजय ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया सर, लेकिन राकेश मारिया अब तक इस केस को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से हैंडल कर रहे थे। इतने गहरे कनेक्शंस और सबूतों के बीच यह जवाब उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में संजय को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अब सच बोलो संजय। यह थप्पड़ संजय दत्त के लिए सिर्फ एक चोट नहीं था, वो अंदर से टूट गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो बुरी तरह कांपते हुए बोले, सर मैं सब बताता हूं। उसके बाद उन्होंने एक एक कर सारी बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि अनीस इब्राहिम ने कुछ दिन पहले उन्हें भारी मात्रा में हथियार भिजवाए थे, राइफल्स, ग्रेनेड्स, पिस्टल्स। पर जब उन्होंने देखा कि हथियार कितनी बड़ी संख्या में हैं, तो वो डर गए। मैंने कुछ हथियार अपने पास रखे और बाकी वापस भिजवा दिए सर, उन्होंने कहा। और जब पूछा गया कि जो हथियार उनके पास थे उनका क्या हुआ, मैं बहुत डर गया था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से कहकर वो सब हथियार नष्ट करवा दिए, उन्होंने सिसकते हुए जवाब दिया। संजय दत्त के कबूलनामे ने फिल्म इंडस्ट्री और देश दोनों को हिलाकर रख दिया था। उनके नाम के साथ अब सिनेमा स्टारडम नहीं, एक काले सच की परछाई जुड़ चुकी थी। अब पूरी जांच का खाका साफ हो चुका था। जिन 3 चेहरों की तलाश पुलिस को थी वो सामने आ चुके थे। टाइगर मेमन, मास्टरमाइंड, दाऊद इब्राहिम, सपोर्ट सिस्टम और आईएसआई, जो पाकिस्तान से इस हमले की कमान संभाले बैठी थी। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस सीरियल ब्लास्ट केस की परतें खोल रही थी, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की राजनीति में एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। 12 मार्च 1993 को जिन 12 जगहों पर धमाके हुए थे, वो सभी इलाके हिंदू बहुल थे। इससे राज्य सरकार को डर था कि कहीं इसका असर सांप्रदायिक हिंसा में न बदल जाए। तब के मुख्यमंत्री शरद पवार ने एक चौंकाने वाला बयान दे डाला। उन्होंने कहा, ब्लास्ट सिर्फ 12 नहीं 13 जगहों पर हुए हैं। उन्होंने जानबूझकर एक मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके को 13वां लोकेशन बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इसका ठीकरा LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के सिर फोड़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सच सामने आता गया और यह भी साफ हो गया कि ब्लास्ट प्लान करने वालों का निशाना क्यों सिर्फ हिंदू इलाकों पर था। असल कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1992 से, जब अयोध्या में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया था। इस घटना से देश के कई मुसलमानों में गुस्सा और आक्रोश भर गया और फिर जैसे पूरे देश में दंगे भड़क उठे। दिसंबर 1992 से लेकर जनवरी 1993 तक मुंबई की गलियां लाशों, जलते मकानों और टूटी दुकानों से भरी पड़ी थी। इन दंगों में दोनों ही समुदायों के सैकड़ों लोगों की जान गई और यहीं से पैदा हुआ एक गुस्सा जो बाद में खून में बदल गया। टाइगर मेमन, जिसका ऑफिस तिजारत इंटरनेशनल दंगों के दौरान जला दिया गया था, अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बदले की आग में जलता इंसान बन चुका था। उसने कसम खाई, अब पूरा शहर जलेगा, सिर्फ मेरा ऑफिस नहीं। उसी गुस्से में उसने संपर्क किया अपने पुराने कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से। दाऊद तब तक भारत छोड़ चुका था और दुबई में बैठा एक इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड सरगना बन चुका था। हम सिर्फ बदला नहीं लेंगे, इतिहास बदल देंगे, दाऊद ने कहा। उधर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI इस मौके को भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर देख रही थी।
उस वक्त उसका चीफ था जावेद नासिर, जो तबलीगी जमात से भी जुड़ा था, एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन। अब सबके इरादे मिल चुके थे, गुस्सा, नेटवर्क और पैसा। इसके बाद दुबई में सीक्रेट मीटिंग्स होने लगी। टाइगर मेमन, तौफीक जलियावाला, अनीस इब्राहिम, मुस्तफा दोसा, कुछ अरब फाइनेंसर और आईएसआई के प्रतिनिधि सब जुट गए। मुंबई को खून में डुबाने की पूरी प्लानिंग यहीं बनी। चूंकि मुंबई की स्मगलिंग चेन पर टाइगर मेमन का अच्छा खासा कंट्रोल था, इसलिए पाकिस्तान से आने वाले हथियारों और आरडीएक्स को मुंबई में उतारने की जिम्मेदारी उसी को दी गई। वहीं पैसे और विस्फोटकों के अरेंजमेंट का काम कराची के ड्रग ट्रैफिकर तौफीक जलियावाला को सौंपा गया। अब सबसे बड़ा सवाल था, धमाके कहां करने हैं, कब करने हैं और कैसे करने हैं। दाऊद और आईएसआई चाहते थे कि यह हमला इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया के न्यूज चैनल इस पर चर्चा करें। इसलिए तय हुआ, एक ही दिन, एक ही टाइम, एक के बाद एक, पूरा शहर दहलेगा, ताकि सिर्फ मौत ही नहीं, देश भर में अराजकता, डर और सवालों का तूफान पैदा हो जाए। इस साजिश को अंजाम देने के लिए करोड़ों रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया। हर कदम पर प्लानिंग, मीटिंग और नेटवर्किंग ने मुंबई ब्लास्ट्स को सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय साजिश में बदल दिया। अब सिर्फ दुश्मनी और प्लानिंग से काम नहीं चलने वाला था। एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए पैसे, डॉक्यूमेंट्स और बैंकिंग सिस्टम की जरूरत थी। इसी कड़ी में टाइगर मेमन ने अपने छोटे भाई याकूब मेमन को इस मिशन में शामिल कर लिया। याकूब पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बिल्कुल अलग दुनिया का इंसान, लेकिन परिवार के लिए वफादार। भाई, पैसा ट्रैक ना हो और टाइम पर हो, यह मेरी जिम्मेदारी है, याकूब ने कहा। उसके पास बांद्रा के एचएसबीसी बैंक में बने 4 एनआरआई अकाउंट्स की एक्सेस थी, जो उसके परिवार के नाम पर थे। साथ ही डेवलप कॉर्पोरेशन बैंक में मेमन की कंपनी तिजारत इंटरनेशनल के अकाउंट्स के जरिए बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए गए। अब बारी थी हथियारों की आवक की। जनवरी 1993 में पाकिस्तान की आईएसआई ने पहली खेप तैयार की, जिसमें था आरडीएक्स, AK-67 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और डेटोनेटर। पहला कंसाइनमेंट भारत में गुजरात के रास्ते दाखिल हुआ। इसे मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई अबू सलेम को, जो उस वक्त अंडरवर्ल्ड का राइजिंग स्टार था। इसके बाद दूसरी और तीसरी खेप 2 फरवरी से 8 फरवरी के बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक गांव शेखाड़ा में लाई गई। और इस बार खुद टाइगर मेमन अपने ही हाथों से इस खेप को लाने निकला। काम किसी और पर छोड़ा तो रिस्क है, अब खुद ही मैनेज करता हूं, उसने अपने करीबी से कहा। क्योंकि पहले से उसकी कस्टम अफसरों से सेटिंग थी, उसने थोड़ी बहुत रिश्वत देकर सारी खेप आराम से गाड़ियों में भरवाई और मुंबई तक ले आया। इस बार जो लाया गया वो था तबाही का पूरा पैकेज, हथियार, गोलियां, ग्रेनेड्स और सबसे खतरनाक आरडीएक्स। अब प्लान का अगला स्टेप था इन सबको सुरक्षित ठिकानों पर छिपाना, ताकि फाइनल ऑपरेशन से ठीक पहले उन्हें सही वक्त पर निकाला जा सके। मुंबई को तोड़ेंगे, लेकिन एकदम प्रोफेशनल तरीके से। टाइगर मेमन का यह कहना अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक सैन्य रणनीति जैसी लग रही थी। जब हथियारों की भारी खेप भारत पहुंच चुकी थी, तो टाइगर मेमन ने प्लान के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से पर काम शुरू किया, एक भरोसेमंद फिदायीन टीम बनाना। उसने ऐसे 19 लड़कों को चुना जिन्हें वो सालों से जानता था, जिन पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। फरवरी 1993 में इन सभी को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू हुई। पहले सभी को दुबई भेजा गया, वहां से सीधा ट्रांजिट होता है कराची। कराची में इन्हें करीब 12 दिन एक सख्त मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में रखा गया। यहां इन्हें सिखाया गया कि AK-56 को कैसे चलाते हैं, हथियारों को कार की सीट के नीचे कैसे छुपाया जाता है, टाइम बम में डेटोनेटर कैसे फिट किया जाता है, ग्रेनेड कितनी दूरी से फेंकने पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 4 मार्च को सभी लोग मुंबई लौट आए। अब बारी थी टारगेट सिलेक्शन की। टाइगर ने अपने आदमियों को आदेश दिया, जाओ पूरी मुंबई घूमो, भीड़ कहां सबसे ज्यादा होती है पता लगाओ। अगले कई दिन तक रेलवे स्टेशन, 5 स्टार होटल्स, शेयर मार्केट बिल्डिंग्स और भीड़भाड़ वाले मार्केट्स की रेकी की गई। हर लोकेशन की फोटो खींची गई, टाइमिंग नोट की गई और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स तक के नक्शे बना लिए गए। सारी तैयारियां अपने पीक पर थीं, लेकिन फिर एक ऐसी चीज हो गई जिसने टाइगर मेमन की नींद उड़ा दी। गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू, उसी की टीम का एक आदमी जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा था, अब अंदर से डर गया था।
वो रातों को सो नहीं पा रहा था। बार बार बस एक ही ख्याल, अगर ब्लास्ट हुआ तो मेरे घर वाले, मेरी अम्मी, मेरे बच्चे। कुछ महीने पहले हुए दंगों में गुल्लू का नाम पहले ही पुलिस रिकॉर्ड में था। उसे पता था कि अब अगर ब्लास्ट हुआ तो पुलिस सबसे पहले उसी के घर जाएगी। 9 मार्च को गुल मोहम्मद ने मुंबई पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर लिया और फिर पुलिस ऑफिसर के सामने बैठते ही बोला, साहब मैं सब बता दूंगा, बस मेरे घर को मत छूना। उसने बताया कि कैसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई, कौन कौन शामिल था, कब कब मीटिंग हुई, कहां कहां ब्लास्ट होने वाला है, यहां तक कि कौन सी कार में कौन सा बम छिपा है। लेकिन अफसोस, मुंबई पुलिस ने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद ये कोई डिप्रेस लड़का है या फिर झूठी कहानी बनाकर अपने पुराने केस को माफ करवाना चाहता है। उधर जब टाइगर मेमन को पता चला कि गुल मोहम्मद सरेंडर कर चुका है तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगर गुल्लू ने सब उगल दिया तो प्लान बर्बाद, सब खत्म। उसने फौरन अपने लोगों को बैकअप मूव तैयार करने के लिए कहा। टाइगर मेमन की पहली प्लानिंग थी कि हमला अप्रैल 1993 में हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर, क्योंकि उस दिन हिंदू इलाकों में जबरदस्त भीड़ होती है और धमाके से मारकाट ज्यादा मचाई जा सकती थी। पर उस दिन में अब भी 1 महीना बाकी था और गुल मोहम्मद की गिरफ्तारी ने टाइगर के दिमाग में जैसे आग लगा दी। अगर ये लड़का मुंह खोल बैठा तो, अगर पुलिस हरकत में आ गई तो। उसके दिल में अब डर ने जगह बना ली थी, इसलिए उसने तुरंत अपने पूरे परिवार को दुबई रवाना कर दिया और फिर अपने भरोसेमंद साथियों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई। उस रात मुंबई की बर्बादी की तारीख तय हुई, 12 मार्च 1993। अब उनके पास सिर्फ एक दिन था। हर चीज को बेहद तेजी से अंजाम तक पहुंचाना था। गाड़ियों में रखे गए RX 135 बाइक, जिनके पेट्रोल टैंक में छिपाए गए थे बम, सब तैयार थे। और जैसे ही 12 मार्च की दोपहर आई, मुंबई की सड़कों पर एक के बाद एक धमाके गूंज उठे। धड़ाम धम, हर कुछ मिनट में कोई नई जगह लहूलुहान हो रही थी। महज 2 घंटे 10 मिनट में मुंबई 12 धमाकों से हिल चुकी थी। चीखें, खून, धुआं और खामोशियां, हर तरफ मातम पसरा था। और इस सब के बीच वही बात जो गुल मोहम्मद ने पुलिस को पहले ही बताई थी, उसे नजरअंदाज करना अब शहर को भारी पड़ रहा था। काश हमने उसे सीरियस लिया होता। पुलिस के एक अधिकारी की आंखों में पछतावे की नमी साफ झलक रही थी। इन धमाकों में 257 बेगुनाह जानें चली गईं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और ISI की साजिश का असली चेहरा अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि ब्लास्ट सिर्फ फेज 1 था। फेज 2 और भी ज्यादा खौफनाक था। प्लान था कि धमाकों के तुरंत बाद हथियारों से लैस लड़के शिवसेना भवन, BMC बिल्डिंग और मंत्रालय जैसी जगहों पर हमला करेंगे। गवर्नमेंट अफसरों और नेताओं को टारगेट करेंगे। इसके लिए पाकिस्तान से 40,000 राउंड गोलियां, सैकड़ों राइफल्स और 450 हैंड ग्रेनेड्स पहले ही भेजे जा चुके थे, ISI और D कंपनी के नेटवर्क के जरिए। लेकिन फेज 2 शुरू ही नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे ही धमाके हुए और शहर में हर तरफ हाहाकार मचा, ट्रेनिंग लेकर आए गुंडे डर के मारे भाग खड़े हुए। किसी ने हथियार ही नहीं उठाया। कई लोग छिप गए, कई तो शहर छोड़ गए। इधर पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। हर क्लू, हर फोन कॉल, हर फोटो को खंगाला। और फिर 4 नवंबर 1993 को मुंबई पुलिस ने 10,000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की। 189 लोग आरोपी बनाए गए। 15 दिन बाद जांच की गंभीरता को देखते हुए यह केस CBI को सौंप दिया गया। करीब 1.5 साल तक CBI ने हर परत को खोला, हर लिंक को जोड़ा। फिर अप्रैल 1995 में टाडा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 26 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस बीच 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे। और फिर टाइगर मेमन के छोटे भाई याकूब मेमन को, जो दुबई से लौटकर नेपाल जा रहा था, 1994 में काठमांडू एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। उसके पास थे वो सारे कागजात जिनसे पूरा फंडिंग नेटवर्क, NRI अकाउंट्स और तिजारत इंटरनेशनल की डील्स पुलिस के सामने उजागर हो गईं। हमलों के वक्त जब मुंबई दहशत में थी, तब टाइगर मेमन दुबई और फिर पाकिस्तान में छिपा बैठा था। उधर उसका एक और मोहरा अब्बू सलेम, जो इस पूरे रैकेट का अहम हिस्सा था, पुर्तगाल की जेल में बंद था। साल 2005 में पुर्तगाल सरकार ने अब्बू सलेम को इंडिया को सौंप दिया, लेकिन एक शर्त पर उसे फांसी नहीं दी जाएगी। भारत ने इस कंडीशन को मानते हुए उसे वापस लाया। इसके बाद धीरे धीरे कई गुनहगार कानून के शिकंजे में आ गए। पर जो 2 नाम सबसे ऊपर थे, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम, वो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर थे। टाइगर मेमन ने किसी अनजान देश में खुद को छिपा लिया।
और दाऊद इब्राहिम तो हमले के फौरन बाद दुबई से पाकिस्तान भाग निकला। और यहां सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान सरकार ने खुलकर उसे शरण दी और भारत से छिपाए रखा। सरकारी रिपोर्ट्स और इंटरपोल के नोटिस के बावजूद उसे कभी भारत को नहीं सौंपा गया। उधर मुंबई की सड़कों पर फैली तबाही का इंसाफ तलाश रहा था। साल दर साल मुकदमा चलता रहा। हर तारीख, हर गवाही के साथ पीड़ितों का सब्र टूटता जा रहा था। फिर आया सितंबर 2006, जब टाड़ा कोर्ट के जज प्रमोद कोड़े ने इस ऐतिहासिक केस का फैसला सुनाया। इस अदालत के सामने पेश 100 आरोपियों में से 100 दोषी हैं। कोर्टरूम में सन्नाटा, आंखों में आंसू और कुछ के चेहरे पर पछतावा तक नहीं। इन 100 में से 99 को सजा सुनाई गई। एक आरोपी को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत छोड़ा गया। लेकिन इस फैसले में जो सबसे बड़ा झटका था वो था 11 लोगों को मौत की सजा, और उनमें से एक नाम याकूब मेमन। कोर्ट ने कहा, याकूब मेमन सिर्फ फाइनेंसिंग ही नहीं बल्कि इस पूरी साजिश का मास्टर प्लानर भी था। याकूब ने बाकी 10 के साथ सुप्रीम कोर्ट में डेथ पेनल्टी को चैलेंज किया। फिर आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जहां 10 आरोपियों की सजा उम्र कैद में बदल दी गई, लेकिन याकूब मेमन की फांसी बरकरार रखी गई। एक को मरना होगा ताकि बाकी को जिंदगी भर इस गुनाह का बोझ उठाना पड़े। अंत में कुल 20 लोगों को उम्र कैद और बाकी आरोपियों को 2 साल से लेकर 14 साल तक की सजा मिली। जब इस केस की गूंज पूरे देश में थी तो बॉलीवुड का एक बड़ा नाम भी सवालों के घेरे में आ गया, संजय दत्त। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने घर में गैरकानूनी हथियार छिपाकर रखे थे, और ये वही हथियार थे जो धमाकों के पीछे इस्तेमाल हुए एक्सप्लोसिव नेटवर्क से जुड़े थे। मुझे नहीं पता था ये इतना बड़ा मामला है। मैंने सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। यही दलील दी थी उन्होंने कोर्ट के सामने, पर अदालत ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए उन्हें 5 साल की सजा सुना दी। उनके एक दोस्त केरसी आदाजानिया, जिसने इन हथियारों को संजय के कहने पर डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे भी 2 साल की सजा मिली, जो बाद में घटाकर 1 साल कर दी गई। और यह सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं रहा। इस केस की जांच ने उन अधिकारियों का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया जो कानून की रक्षा करने की बजाय उसे बेच बैठे थे। कस्टम अफसर R.K. सिंह, जयवंत गवरे, मोहम्मद सुल्तान सैयद और सुधान्य तलवलकर। इन पर आरोप था कि इन्होंने हथियारों को देश में घुसाने में मदद की। सिर्फ कस्टम ही नहीं, मुंबई पुलिस के भी कुछ अफसरों के नाम सामने आए। विजय पाटिल, अशोक नारायण, P.O. नेम, महाडिक, रमेश माली और S.Y. पलिशकर, इन्हें भी सजा सुनाई गई। इन पर आरोप था कि इन्होंने एक्सप्लोसिव्स को छुपाकर रखने में गैंगस्टर्स की मदद की। उधर याकूब मेमन अपनी फांसी को रोकने के लिए आखिरी दम तक कोशिश करता रहा। उसने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी। सर, मैंने देश के सामने सच्चाई रखी थी, मुझे दूसरा मौका मिलना चाहिए, याकूब की अपील थी। लेकिन राष्ट्रपति ने वो मर्सी पिटीशन ठुकरा दी। देश का एक बड़ा तबका इस फैसले से राहत महसूस कर रहा था, पर देश में एक दूसरा हिस्सा भी था जो याकूब को फांसी के खिलाफ खड़ा था। इस लिस्ट में एक बड़ा नाम था बॉलीवुड एक्टर सलमान खान। उन्होंने याकूब की फांसी को गलत फैसला बताया। उनका बयान था, जिसने बम नहीं फोड़ा उसे क्यों फांसी, जो असली गुनहगार हैं वो तो बाहर घूम रहे हैं। सलमान के बयान के बाद देश भर के 40 जाने माने बुद्धिजीवियों, एक्टिविस्ट्स और पब्लिक फिगर्स ने राष्ट्रपति को एक कॉमन लेटर भेजकर याकूब की फांसी को रोकने की अपील की। लेकिन इस बार भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी टस से मस नहीं हुए। और फिर आया वो दिन, 30 जुलाई 2015 सुबह 6:03 पर नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। एक अजीब संयोग यह था कि उसी दिन याकूब का जन्मदिन भी था। जिस दिन वो पैदा हुआ था वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। इस तरह कोर्ट के फैसले के बाद एक साजिशकर्ता को सजा जरूर मिली, लेकिन जिसने ये साजिश रची थी टाइगर मेमन, और जिसने उसे अंजाम तक पहुंचाया दाऊद इब्राहिम, वो आज भी भारत की गिरफ्त से बाहर है। कुल 27 आरोपी आज भी खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हैं, जबकि सैकड़ों मासूमों की सांसें उस दिन हमेशा के लिए थम गई थी। मुंबई का वो दिन एक हमले से कहीं ज्यादा था। वो इंसानियत पर एक वार था जिसका दर्द आज भी महसूस होता है। सवाल बहुत है, जवाब कुछ मिले, कुछ अब भी अधूरे हैं। लेकिन इस शहर की रगों में हिम्मत दौड़ती है और इसकी आंखों में अब भी न्याय की चमक बाकी है। हमने उस दिन सिर्फ धमाके नहीं झेले थे, हमने खोया था भरोसा, हमने सीखा था देखना, और देखना ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि हम हैं रिवीलिंग आइज, जहां हर धुंध के पार सच दिखता है। अगर आप भी ऐसी सच्ची, अनसुनी और छुपी कहानियों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और हां, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये सच्चाई हर आंख तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक और परत को हटाते हुए। तब तक के लिए खुली आंखों से देखिए और जागते रहिए।